रशिया एशिया के कॉन्टिनेंट में बसा हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा देश। आज के टाइम पर जब हम रशिया की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो मेजरली 3 चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। पहला है 1940s की रशियन रेवोल्यूशन में हुए लेनिन और स्टालिन जैसे लीडर्स के राइज की। फिर 1960s में सोवियत यूनियन के यूएस के साथ चले कोल्ड वॉर की। और फाइनली 1990s में करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पावर में आने की। लेकिन जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो है इस सबसे पहले की कहानी कि आखिर कैसे ये देश इतना ताकतवर बना कि अमेरिका को टक्कर देने के बराबर हो गया। आखिर कैसे इसे अपना ये नाम मिला और आखिर कैसे दुनिया के इस सबसे बड़े देश की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 BC में। दरअसल इस टाइम पर कुछ नोमैडिक ट्राइब्स उस ज़मीन पर रहा करते थे जिसे हम आज रशिया और यूक्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये ट्राइब्स कुछ बेहद प्राचीन ब्रॉन्ज एज कल्चर्स को फॉलो करते थे और अपने लीडर्स को करगन्स नाम के बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे दफनाया करते थे, जो कि अब आज के टाइम पे हमारे पास उनके वहाँ रहने की आखिरी निशानी है। फिर इस टाइम से करीब 1500 साल बाद ग्रीस के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर और फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस ने इन ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, इन पर रिसर्च करी और फिर इनका नाम सेथियंस रखा। यानी कि इनके वहाँ पर रहने के टाइम से कई सालों के बाद इनके ग्रुप को डिफाइन करा गया। सेथियंस के टाइम के बाद करीब अगले 1000 सालों तक रशिया की हिस्ट्री में कोई भी मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर साल 200 से लेके 550 के बीच 3 टाइप के ट्राइब्स गॉथ्स, हन्स और अवार्ड्स ने अलग अलग टाइम पे रशिया के लैंड्स को ओवररन करा और उन्हें ऑक्यूपाई किया। दरअसल ये वही नोमैडिक ट्राइब्स थे जिन्होंने रशिया में आने के पहले रोमन एम्पायर पे हमला करके उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। फिर इन ट्राइब्स के रशिया में अगले कई सालों तक रहने के बाद साल 650 AD में स्लाविक ट्राइब्स ने रशिया में आना शुरू करा। इन स्लाव्स ने फिर टाइम के साथ उन रीजन्स में अपने आप को प्रॉपर्ली सेटल करा और वहाँ पे रहना शुरू करा। ये स्लाविक ट्राइब्स वैसे तो आपस में अपना लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते थे, लेकिन फिर भी वो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में बटे हुए थे जिनके नाम थे सर्ब्स, पोलन्स, चेक्स, क्रोएट्स और स्लोवेनियंस, जो कि आज के टाइम पे अलग अलग देश बन चुके हैं। फिर इसके बाद साल 800 के अराउंड जब तक स्लाव्स रशिया में सेटल हुए ही थे कि उस टाइम पे वाइकिंग ट्राइब्स ने रशिया की नदियों पे अपने जहाज़ लाना शुरू करा। ये वाइकिंग्स दरअसल वेस्ट में स्कैंडिनेविया से चलते हुए अपने बड़े बड़े जहाज़ों को रशिया की डॉन, वोल्गा और डनाइपर नदियों पे लाते थे ट्रेडिंग और एक्सपीडिशन के लिए। लेकिन इसके साथ ही वो स्लाव्स के रहने की जगहों पे रेड डालते और उन पे हमला भी किया करते थे। वैसे तो स्लाव्स काफ़ी हद तक वाइकिंग्स को हराने में कामयाब रहे, लेकिन क्योंकि स्लाविक ट्राइब्स आपस में भी यूनाइटेड नहीं थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में बटे हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। और इसी सिचुएशन से परेशान होकर साल 860 AD में ईस्ट में रहने वाले स्लाव्स ने वाइकिंग्स के एक चीफ रूरिक से मदद मांगी, उन्हें अपना राजा बनने का ऑफर दिया और अपने स्लाविक ट्राइब्स को एक सिंगल बैनर के अंडर यूनाइट करने के लिए कहा। और फिर साल 865 में रूरिक ने उनका ये ऑफर एक्सेप्ट किया और नोवगोरोड नाम की जगह को अपने इस नए देश की कैपिटल बनाया। फिर रूरिक के नाम के ऊपर ही उनकी डायनास्टी या परिवार का नाम रूरिकिड्स रखा गया, जिसने अगले 700 साल तक रशिया की ज़मीन पर राज करा। इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप को रूस कहकर बुलाते थे, जिसकी वजह से फिर टाइम के साथ इस देश का नाम लैंड ऑफ रूस या फिर रशिया रखा गया। फिर रूरिक के बाद साल 880 AD में उनके बेटे ओलेग रशिया के राजा बने और राजा बनने के बाद उन्होंने नोवगोरोड से अलग कीव नाम के एक शहर पे कब्जा किया और उसे एक नए स्टेट कीवन रूस की कैपिटल बनाया। ओलेग ने फिर कीव से अगले 30 सालों तक रशिया पे राज करा, जिसके बाद उनके बेटे आइगोर ने उनकी गद्दी को संभाला। जहां ओलेग ने अपने टाइम पर साउथ में इमर्ज हो रहे बिजेंटीन एम्पायर के कैपिटल
कॉन्स्टेंटिनोपोल पे हमला करके उसे जीतने की कोशिश करी थी। वहीं उनके टाइम से ठीक 100 साल बाद उन्हीं के एक वंशज व्लादिमीर ने बिजेंटीन एम्पायर से अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनकी रिलीजन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाया, जिसके चलते ही उन्हें आज भी रशिया में एक महान राजा माना जाता है। उन्हें व्लादिमीर द ग्रेट का टाइटल दिया जाता है और उनके क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाले दिन 15 जुलाई को हर साल सेंट व्लादिमीर डे की तरह सेलिब्रेट भी किया जाता है। फिर व्लादिमीर के बाद साल 1040 में उनका बेटा यारोस्लाव रशिया का राजा बना। यारोस्लाव ने बेसिकली देश के आसपास के कई सारे रीजन्स को जीतकर रशियन एम्पायर को एक्सपैंड करा और उसकी गवर्नेंस के लिए कई सारे नए लॉज भी बनाए, जिसके चलते ही उनके रशिया में राज करने के टाइम को गोल्डन एज भी कहा जाता है और उन्हें यारोस्लाव द वाइस का टाइटल दिया जाता है। जहाँ यारोस्लाव के रूल के दौरान रशिया यूरोप और एशिया में वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और ताकतवर देश बन गया था, वहीं साल 1054 में हुई उनकी डेथ के बाद उनके सभी बेटों ने आपस में लड़के कीयवन रूस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। यानी कि यारोस्लाव का किंगडम अलग अलग प्रिंसडम्स में बट गया, जिनके बीच में लड़ाई फिर भी जारी रही। लेकिन जिस टाइम पर कीयवन रूस का यह बंटवारा हो रहा था, ठीक उसी वक्त ईस्ट से एक बड़ा खतरा रशिया की तरफ बढ़ रहा था। गेंगिस खान के अंडर में एक विशाल मंगोल सेना, जिसने आधे से भी ज़्यादा एशिया को जीत लिया था, उसने साल 1223 में रशिया को इन्वेड कर दिया। और क्योंकि उस टाइम पे सारे कीयवन प्रिंसेस आपस में ही लड़ रहे थे, यूनाइटेड नहीं थे, इसी के चलते गेंगिस खान ने बड़ी ही आसानी से बैटल ऑफ कैलका रिवर में उन्हें हरा के रशिया पे जीत हासिल कर ली। अब हालांकि इस जीत के बाद गेंगिस खान को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनका ये मिशन सिर्फ रिकॉनेसेंस या फिर उस रीजन को मॉनिटर करने का ही था। लेकिन मंगोल सेना 40 साल बाद वापस रशिया लौटी बाटू खान के अंडर में, और इस दूसरे हमले के साथ ही मंगोल्स ने रशिया में अपना सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा करा, जिसका नाम था द गोल्डन हॉर्ड। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे गोल्डन हॉर्ड के डिक्लाइन और आइवन द टेरेबल के राइज की कहानी हम जानेंगे फिर किसी और वीडियो में। तो अब इस पूरे रशिया के ओरिजिन की कहानी की इम्पॉर्टेंट डेट्स पे अगर हम एक नज़र डालें तो सबसे पहले है साल 2000 BC, जिस टाइम पे कुछ नोमैडिक ट्राइब्स उस ज़मीन पर रहा करते थे, जिसे हम आज रशिया और यूक्रेन के नाम से जानते हैं। फिर है साल 450 BC, जब ग्रीक के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हेरोडोटस ने इन ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, इन पर रिसर्च करी और फिर इनका नाम सिदियंस रखा। और फिर इसके बाद साल 500 में 3 टाइप के ट्राइब्स गॉथ्स, हंस और अवार्स ने अलग अलग टाइम पे रशिया के लैंड्स को ओवररन करा और उन्हें ऑक्यूपाई करा। इसके बाद साल 650 BC में स्लाविक ट्राइब्स ने रशिया में आना शुरू करा, जो कि बेसिकली अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में बटे हुए थे, लेकिन अपना लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते थे। फिर साल 800 में वाइकिंग ट्राइब्स ने उस ज़मीन पे आना शुरू करा जहाँ पे स्लाव्स रहा करते थे, और वो उनके रहने के जगहों पे रेड डालते और उन पे हमला भी किया करते थे। 862 में ईस्ट में रहने वाले स्लाव्स ने वाइकिंग्स के एक चीफ रूरिक से मदद मांगी, उन्हें अपना राजा बनने का ऑफर दिया और अपने स्लाविक ट्राइब्स को एक सिंगल बैनर के अंदर यूनाइट करने के लिए कहा। साल 865 में रूरिक ने उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करा और नोवगोरोड नाम की जगह को अपने इस नए देश की कैपिटल बनाया। रूरिक के बाद साल 882 में उनके बेटे ओलेग ने कीव नाम के एक शहर पे कब्जा करा और उसे एक नई स्टेट कीयवन रूस की कैपिटल बनाया। और फिर साल 988 में उन्हीं के एक वंशज व्लादिमीर ने वेस्ट में बिजेंटीन एम्पायर से अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए उनके रिलीजन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाया। इसके बाद साल 1040 में यारोस्लाव ने रशिया की गवर्नेंस के लिए कई सारे नए लॉज बनाए और काफ़ी सारी नए ज़मीन को भी कॉन्कर करा, जिसकी वजह से उनके रूल के टाइम को ही गोल्डन एज भी कहा जाता है। फिर साल 1054 में यारोस्लाव की डेथ के बाद उनके सभी बेटों ने आपस में लड़के कीयवन रूस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, यानी यारोस्लाव का किंगडम अलग अलग प्रिंसडम्स में बट गया। इसके बाद फाइनली साल 1223 में गेंगिस खान के अंडर में एक विशाल मंगोल सेना ने रशिया को इन्वेड करा, जिसने बैटल ऑफ कैलका रिवर में सभी कीयवन प्रिंसेस को हरा के अपना एक नया एम्पायर गोल्डन हॉर्ड को स्टैब्लिश करा।
अब आज का ये वीडियो कई मायनों में स्पेशल है, क्योंकि सबसे पहले तो ये टॉपिक मेरे इस चैनल की पहली वीडियो का टॉपिक था, लेकिन उस टाइम पे ना तो मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए कोई इक्विपमेंट था और ना ही वीडियो एडिटिंग की कोई नॉलेज। तो इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे दोबारा से एक नया वीडियो बनाना चाह रहा था अपने इस नए प्रेजेंटेशन स्टाइल में। फिर एक दूसरा और ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि इस वीडियो के साथ ही मैं इस चैनल पे एक नया फ्रेश स्टार्ट दे रहा हूँ, जहाँ यहाँ से आगे मैं करंट अफेयर्स को थोड़ा सा साइड में रख के इस चैनल पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस पे फोकस करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे वीडियोस आगे फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।